एक परिवार के अंदर 4 सदस्य रहते हैं, माता पिता और उनकी 2 बेटियां। दरअसल रोज के सुबह जब 5:30 बजते हैं तो 5 बजने के दौरान या तो पिता या फिर माँ अपनी बेटी के साथ वो दूध लेने के लिए जाते हैं। घर के कोई भी 2 सदस्य होंगे जिन्हें दूध लेने की जिम्मेदारी होती ही होती है। एक तारीख ऐसी आती है, माँ और बेटी दूध लेने के लिए गए हुए थे, बाप और बेटी घर में आराम से सो रहे थे। इसी बीच में 2 व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद उनके हाथ में डंडे होते हैं। पूरी ताकत से उस आदमी को मारा जाता है, साथ ही पूरी ताकत से उसकी बेटी के सर में डंडा मार दिया जाता है और जैसे डंडा लगता है उसके बाद उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दोनों आराम से इत्मीनान से घर में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि 2 सदस्य यानी कि माँ और बेटी जब दूध लेकर वापस आएंगे तब उनसे भी निपटा जाएगा, बातचीत की जाएगी। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि घर में उनके 2 सदस्यों की मौत हो चुकी है। जैसे ही माँ और बेटी घर में प्रवेश करती हैं, इसी बीच में पूरी ताकत के साथ उनके भी सर में एक एक डंडा मारा जाता है और जैसे डंडा मारा जाता है, चारों की लाशों को एक जगह रख दिया जाता है। अब लाशें तो रख दी जाती है, वो सोच रहे थे कि आखिरकार इन लाशों का क्या किया जाए। बाहर लेके जाएंगे तो पतली सी गलियां हैं, किसी को भी पता चल सकता है। तभी प्लान किया और प्लान करने के बाद करीब 5 या 6 घंटे तक आराम से घर में रहते हैं और घर में एक आंगन में गड्ढे की खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद जब उन्हें लगता है कि चारों लाशें एक साथ इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगी, तब वो रुक जाते हैं, गड्ढे में लाशों को डालते हैं। लाशों को डालने के बाद उन्हें गड्ढे को पाट देते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का डर था, खतरा था कि ऐसा ना हो कि ये बाहर निकल आए या कुछ बात बन जाए। तभी अगले दिन बाजार जाते हैं, बाजार से सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर वगैरह खरीदते हैं। यहां से खरीदारी करने के बाद फिर वो मिस्त्री ढूंढते हैं और मजदूर ढूंढते हैं। उन्हें घर बुलाते हैं। घर बुलाने के बाद कहते हैं कि हमारे इस घर का प्लास्टर कर दीजिए, फर्श बना दीजिए। और फर्श बनाने के बाद आराम से वो मिस्त्री वे चले जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि जहां वो फर्श बना रहे हैं दरअसल वहां पर 4 लाशें दफन की गई हैं। और ऐसे करते करते 16 महीने का वक्त बीत जाता है। 16 महीने बाद अचानक ही वो लाशें निकल के बाहर आ जाती हैं। जब वो लाश निकल के बाहर आती हैं तो पूरे प्रदेश भर में ये घटना चर्चित हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई व्यक्ति लालच में इस कदर 4 कत्ल कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र गंगवार होता है, जो कि उत्तराखंड प्रदेश के जिला उधम सिंह नगर का एक शहर है रुद्रपुर, और रुद्रपुर का ही एक इलाका है ट्रांजिट कैंप। दरअसल यहाँ के आजाद नगर में वो रह रहा था। 25 अगस्त 2020 की ये तारीख है। वो अपनी पत्नी लीलावती से कहता है कि मैं गांव जा रहा हूं और गांव जाने के बाद बटाईदार से कुछ पैसे लेके आऊंगा। जैसी पत्नी ने ये बात सुनी, पत्नी ने खाना वाना बनाया, उसे तैयार किया। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और सीधा पहुंचता है लगभग 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील मीरगंज के गांव पैगा नगर में। वहां जाता है और वहां जाने के बाद बटाईदार कुंवर सेन से बातचीत करता है। उससे दुआ सलाम, राम राम, श्याम श्याम करता है। उससे कहता है कि भैया, मैं बटाई के पैसे लेने के लिए आया हूं। यानी कि 13 बीघा जमीन है, गांव में एक घर है। जैसे ही कुंवर सेन ने यह बात सुनी, उस व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र गंगवार होता है, उससे कहता है कि खेत के मालिक नहीं आए, उनसे काफी समय से बातचीत भी नहीं हो रही है। दरअसल ये व्यक्ति जो खेत का मालिक है, नाम उसका हीरालाल है और हीरालाल का ये दामाद है। नरेंद्र गंगवार ने जैसे ही बात सुनी, उसने कहा कि भैया, जब से कोरोना काल हमारी जिंदगी में आया ना, कुछ पता नहीं जिंदगी कितनी सारी करबटाई लेगी। दरअसल उनका तो देहांत हो गया, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है और जो 2 उसकी सालियां हैं वो किसी के साथ भाग गई हैं। जैसे कुंवर सेन ने ये बात सुनी, उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि ये कब की बात है? उसने कहा भैया, कई महीने बीत चुके हैं। अब ये बात कुंवर सेन ने सुना। उसने कहा फिलहाल तो पैसे का इंतजाम है नहीं, आप एक काम करना, कुछ वक्त के बाद आ जाना, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। लेकिन कुंवर सेन के दिमाग में ये बात खटक रही थी, परेशान कर रही थी। आखिरकार वो अचानक से लापता हो जाते हैं और 4 के 4 सदस्य लापता हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? तुरंत ही वो गांव में ही एक दुर्गा प्रसाद नाम के व्यक्ति के पास जाता है, जो कि हीरालाल का एक रिश्तेदार होता है। उससे जाकर कहता है कि आज दामाद जी आए थे और दामाद जी ने आकर कुछ इस तरह की बात कही कि बटाई के पैसे मांग रहे थे। फिलहाल मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं है, लेकिन जिस तरह की वो बातें कर रहे थे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अटपटा लग रहा था। बता रहे थे कि उनके सास ससुर दोनों खत्म हो गए हैं और जो सालियां हैं वो दोनों किसी के साथ भाग गई हैं। तभी दुर्गा प्रसाद ने कहा कि हाँ, तहसील से एक आदमी मेरे पास आया था और वो कह रहा था कि तुम्हारे दामाद आए थे यहाँ तहसील के अंदर, और तहसील में आने के बाद वो मृत्यु प्रमाण पत्र की बात कर रहे थे कि कैसे बनता है। वो भैया के मृत्यु प्रमाण पत्र की बात कर रहे थे, यानी कि हीरालाल की। अब इन्हें थोड़ा शक होता है, सुबह होता है, थोड़ी टेंशन होती है। वो रात तो किसी तरकीब से कट जाती है, लेकिन अपने घर में, परिवार में वो सलाह मशवरा लेते हैं और सलाह मशवरा लेने के बाद वो पूछते हैं कि एक काम करते हैं, सीधा हमें रुद्रपुर जाना चाहिए।
ट्रांजिट कैंप जाना चाहिए, वहां आजाद नगर में जाकर लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। अब वहां जाके लोगों से पूछताछ करते हैं आजाद नगर में कि क्या तुमने हीरालाल जी को देखा है, काफी से नहीं देखा है। तो जो आसपास के लोग कहते हैं कि हमने तो उन्हें काफी वक्त से नहीं देखा है, कहाँ है कहाँ नहीं है। जब ये पूछते हैं तो उनके बारे में पता चलता है कि वो हल्द्वानी चले गए। अब हल्द्वानी रह रहे हैं, ये क्या बात है, हमें इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। यहां से जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता अड़ोस पड़ोस वालों का, तब वो सीधा पुलिस में जाते हैं। पुलिस में जाने के बाद पूरी कहानी बताते हैं, कहते हैं कि जी हमारे भैया है, नाम उनका हीरालाल है, उम्र उनकी लगभग 60 या 62 साल के आसपास रही होगी। उनकी पत्नी नाम उनका हेमवती है, उम्र लगभग 55 साल के आसपास रही होगी। एक बेटी दुर्गा है जिसकी उम्र लगभग 26 साल, एक बेटी है पार्वती जिसकी उम्र लगभग 20 साल। जो सबसे बड़ी वाली बेटी है जिसका नाम लीलावती है, दरअसल उसने साल 2008 में प्रेम विवाह कर लिया था। खेड़ा सराय गांव लगता है देवरनिया इलाके में, जो कि बरेली जिले का इलाका है। वहां का रहने वाला नरेंद्र गंगवार से शादी वादी कर ली थी, प्रेम विवाह कर लिया था। लेकिन उन भैया और भाभी का दोनों बेटियों का कहीं आता पता नहीं है। वो पैगा नगरी मीरगंज से साल 2006 में 5 बीघा जमीन बेचकर यहां रुद्रपुर में आकर बस गए थे, और बाकी उनकी अभी जमीन गांव के अंदर है, लगभग 13-14 बीघा जमीन है, खेती बाड़ी भी है और घर भी है। तो ये बात जब पुलिस वालों ने सुना तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने स्तर से प्रयास नहीं किया। ढूंढने के बाद देखते हैं कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बोले साहब हमें तो कुछ लग रहा है, कुछ शक लग रहा है, आप एक काम करिए, इस मामले की आप अपने स्तर से जांच पड़ताल कर लीजिए। अब पुलिस को भी ऐसा बड़ा आश्चर्य होता है, पुलिस की टीम जाती है, वहां जाकर जो जवाब अभी दुर्गा प्रसाद को मिला था या फिर बटाईदार को मिला था, वही जवाब पुलिस को मिल जाता है। पुलिस की रडार पर अब नरेंद्र गंगवार आ जाता है। नरेंद्र गंगवार से बात पूछी जाती है, वो कहता है कि साहब हल्द्वानी चले गए। अब नरेंद्र गंगवार जो है वो उसी मकान में रह रहा है जो सास ससुर यानी कि 2 सालियों का जो मकान होता है, वहां रहते रहते उससे कई महीने बीत जाते हैं। तब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बातचीत होती है नहीं होती है। बोले साहब मेरी को तो बातचीत होती नहीं है, लेकिन ये मकान मुझे देकर वो यहाँ से चले जाते हैं, और उन्हीं जब उनका कोई आता पता नहीं चलता है तो मैंने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की उन्हें ढूंढने की, तलाश करने की, लेकिन वो मिले नहीं। पुलिस को उसकी बातों पे कुछ आश्चर्य हो रहा था, उसकी बातों में विरोधाभास भी लग रहा था। जब पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि पहले तुम बता रहे थे बटाईदार से कि वो कोरोना काल में मर चुके हैं, अब तुम कह रहे हो कि हल्द्वानी चले गए हैं, ये कुछ अटपटी बात नहीं हो गई है? तभी वो उसकी जो जवाब में कुछ विरोधाभास था, तो पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ करने की शुरू की तो उसने बताया कि साल 2008 में जब उसने शादी कर ली थी, तो शादी करने से ना तो उसके सास ससुर खुश थे और ना ही उसके परिवार के लोग खुश थे, लेकिन फिर भी उसने अपने सास ससुर के पास जाता है, नजदीकियां बढ़ाता है, और साल 2015 तक उन्हीं के साथ, उन्हीं के घर में वो रहता है। इसी बीच में किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, रोज ताने दिए जाते थे, कभी सास ताने दे रही है, कभी ससुर ताने दे रहा है, कभी सालियां ताने दे रही हैं। इसलिए मैं इन तानों से परेशान हो जाता हूं, और साल 2015 में इस जगह को छोड़कर, उनके घर को छोड़कर वहीं आसपास में ही किराए पर रहना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ने लगता है, बेटा इनके कोई होता नहीं है। तभी उसने कहा कि जो भी जमीन हमारे हिस्से में आ रही है, या तो जमीन दे दो या फिर पैसे का इंतजाम कर दो, ताकि हम भी अपना काम कर सकें। जब दामाद ने अपने सास ससुर से इस तरह की डिमांड की, मांग की, तो सालियों ने इस बात पर एतराज करना शुरू कर दिया कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम अपना काम करो, तुम वैसे भी तुमने प्रेम विवाह किया है, इनकी मर्जी से शादी नहीं की है। इसी बात को देखते हुए घर में कोई ना कोई कहासुनी होती रहती थी। तभी उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इन सबका काम तमाम कर दिया जाए। इसलिए उसने 5 अप्रैल साल 2019 की ये तारीख है, उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बच्चों को लेकर बरेली चले जाओ कुछ दिन के लिए, और मैं तुम्हें छोड़ने चले जाता हूं। वो अपनी पत्नी को बरेली छोड़ के आ जाता है। उसके बाद वो इंतजार कर रहा था उस तारीख का, यानी कि वो तारीख आती है 20 अप्रैल 2019, सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो जाकर गली में इधर उधर छिप जाता है, और जब देखता क्या है कि उसकी जो सास हेमवती है और छोटी साली पार्वती, वो दूध लेने के लिए सुबह 5:30 बजे के आसपास घर से निकलते हैं, और दरवाजे को ऐसे ही बंद करके चले जाते हैं, ना कोई ताला लगाते हैं ना कुछ करते हैं, और यहां से सीधे अपने दूध लेने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच में एक दोस्त है उसका जिसका नाम विजय है, जो कि उसके गांव के पास का रहने वाला है। विजय गंगवार से संपर्क करता है, कहता है कि यहां से जो भी मिलेगा उसका 50% मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें मेरा कुछ साथ देना पड़ेगा। अब नरेंद्र गंगवार अपने दोस्त विजय गंगवार को अपने साथ लेकर सीधे ससुराल, इनकी सास ससुर के घर में जाता है। वहां जाकर देखता क्या है कि जो उसका ससुर है हीरालाल, वो आराम से सोया हुआ है। उसकी जो साली है दुर्गा, वो भी सोई हुई है। वहीं पास में एक डंडा रखा हुआ था, उस डंडे को उसने पूरी ताकत के साथ अपने ससुर के सर में मारा, और इतनी ताकत से मारा कि उन्हें चीखने चिल्लाने का अवसर ही नहीं मिला। ठीक वैसे ही उसने अपनी साली को मारा, और पूरी ताकत के साथ उसको भी चीखने चिल्लाने का कोई अवसर नहीं मिला, और उन्हें वो तब तक मारते हैं जब तक क्या उनकी
मौत नहीं हो जाती। कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, आराम से मारकर वो एक कमरे में उन्हें रख देते हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि कब उसकी छोटी साली और सास आएगी। जैसी वो दोनों आती हैं, उन दोनों के आने का इंतजार किया जाता है और मौका पाते ही उनके सर में भी बहुत तेजी के साथ डंडा मारा जाता है। जैसे डंडा लगते ही वो पहली बात तो बेहोश हो जाती हैं और बेहोश होने के बाद उनको फिर वो डंडे से तब तक मारते हैं जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। और उसके बाद वो चारों लाशें घर के अंदर रखी हुई थी। वो सोच रहे थे कि आखिरकार इन लाशों का क्या किया जाए, यहां से बाहर लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो फिर पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। तभी इनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना घर में ही गड्ढा खोदा जाए और गड्ढा खोदने के बाद उनको यहीं दफना दिया जाए। इसके लिए उसने आंगन में लगभग 5 या 6 घंटे तक कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत करने के बाद गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद अपनी सास ससुर दोनों सालियों को उसके अंदर दफन कर देता है, मिट्टी को वापस रख देता है। अगला दिन बड़े आराम से ऐसे निकलता है जैसे कुछ होता ही नहीं है। आसपास के लोगों से कहता है कि सास ससुर तो कहीं बाहर चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि इस मकान को बेचना है, सेल करना है, इसलिए यहाँ का फर्श वर्श बनवाना है, कहाँ से मिस्त्री मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आसपास के लोगों से ही बात पूछता है। आसपास के लोग बताते हैं कि आपको सामान कहाँ मिलेगा, मिस्त्री कहाँ मिलेंगे, मजदूर कहाँ मिलेंगे। वो जाता है, मजदूर का इंतजाम करता है, मिस्त्री का इंतजाम करता है, उसके बाद फिर रोड़ी बदरपुर सीमेंट वगैरह लेके आता है और पूरे घर में बाकायदा आराम से फर्श करवाते हैं। कई दिन का समय लगता है, फर्श वर्श हो जाता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग किराए पे क्यों रहें, वैसे भी वो यहाँ से रुद्रपुर चले गए, आप एक काम करो, हम लोग भी यहीं रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सास ससुर के मकान में रहना शुरू कर देते हैं और उसकी चारपाई अक्सर वहां बिछती थी, वहां लगती थी जहां चारों लाशें रखी हुई थी। वो आराम से इत्मीनान से सोता था, बेफिक्र होकर। उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उसने इस घटनाक्रम को 20 अप्रैल को अंजाम दिया था और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इस तरह से लगातार महीने बीतते चले जाते हैं। और ये अगस्त का जब महीना आता है, साल 2020 की ये तारीख थी, पुलिस वालों ने उससे एक दिन तो पूछताछ की और ये तारीख आती है। उस तारीख में उन्होंने पुलिस वालों ने उससे 28 अगस्त 2020 की ये बात है। 28 अगस्त को जब उन्होंने उस घर की खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद चारों लाश निकल के आ जाती हैं। और हैरान करने वाली बात यही होती है कि चारों लाशें पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुई थी, जैसे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। उनका कंकाल अभी पूरी तरह से बने हुए थे और उनके जो शरीर पर जो हड्डियों पर गोश्त था वो भी बरकरार था। आखिरकार उन्हें बाहर निकाला जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद भी ये क्लियर हो जाता है कि इनके सर में कोई भारी वस्तु मारी गई थी जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। आखिरकार पुलिस ने उन डीएनए सैंपल भी लिया और ये मामले की जांच पड़ताल भी की। पुलिस को एक बात लास्ट तक खटकती रहती है कि लीलावती जो उसकी पत्नी है, दरअसल वो उनकी सबसे बड़ी वाली बेटी है और उनकी माँ बाप दोनों बहनें अचानक से लापता हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। लेकिन लीलावती ने ना तो कभी पुलिस से जानने की कोशिश की, ना ही अपनी पति से जानने की ढंग से कोशिश की कि आखिरकार वो कहाँ हैं। तब पुलिस ने जब उसको हिरासत में लिया, बड़ी वाली बेटी को, और उससे पूछताछ करने की कोशिश की, तो बड़ी वाली बेटी ने बस एक ही रट लगाई हुई थी कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। दरअसल उसके पति ने बताया था कि वो हल्द्वानी चले गए और उन्होंने ये मकान उनको गिफ्ट कर दिया है। तो मैंने कुछ जानने की कोशिश इसलिए भी नहीं की, जब साल 2008 में ये प्रेम विवाह किया था तो उसके माता पिता और दोनों बहनें उससे नाखुश थीं, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। जब वो घर में रहती थी तब भी उसको ताने मारते थे, इसलिए उसने उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने जो भी आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। और ये मामला उस दौर में इतना चर्चित रहा था कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दामाद ने 4 सदस्यों का कत्ल करने के बाद उनकी घर में ही कब्र बना दी, घर में ही कब्रिस्तान बना दिया, उनको वहां दफन किया और उनके ही ऊपर वो चारपाई लगा के आराम से सोता था मस्त होकर। लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद यहाँ पर जो बटाईदार होता है, जो खेत किसान था, जो इसने हीरालाल की जमीन ली थी, उसकी होशियारी की वजह से, गांव का ही जो एक रिश्तेदार लगता है दुर्गा प्रसाद, उन दोनों की समझदारी की वजह से इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। कातिल सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।